सो गुड आफ्टरनून। इन द फर्स्ट क्लास ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, पहली क्लास में कोशिश करेंगे कि हम लोग जितनी भी छोटी मोटी बड़ी चीजें होती है रिलेटिंग टू कैश फ्लो स्टेटमेंट उसको समझें और जनरली हम आइडेंटिफाई कर पाएं कि कोई आइटम अगर आपके पास कोई ट्रांजैक्शन आपके पास दे रखी है तो वो ऑपरेटिंग है या इन्वेस्टिंग है या फाइनेंसिंग है। क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट में हमारी जितनी भी एक्टिविटीज होती है उनको ब्रॉडली हम 3 कैटेगरी में बांटते हैं: ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। अब ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग को थोड़ा डिटेल में देखेंगे, लेकिन उससे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट एक्चुअली होता क्या है, किस तरह से ये काम करता है, एंड हाउ इट इज अ टूल ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और कैसे कैश फ्लो को पढ़कर आप पता लगाते हैं कि भाई हाँ, हमें किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, नहीं करना है, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है या नहीं है। ईच एंड एवरी क्लैरिटी यू विल गेट इजीली फ्रॉम कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है उसे जानते हैं पहले, और उसके बाद जानने की कोशिश करते हैं क्या कि इसके कंपोनेंट हैं। अलग अलग ट्रांजैक्शन हमारे पास दे रखी है, कैसे पता लगाएं कि कोई ट्रांजैक्शन कैश फ्लो के किस एक्टिविटी से रिलेटेड है। कुछ हम पढ़ेंगे कैश कैश इक्विवेलेंट के बारे में, कैश फ्लो के बारे में, कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में। हम पढ़ेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स के बारे में, टैक्स का ट्रीटमेंट, डिविडेंड का ट्रीटमेंट, डिप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट होगा सब कुछ। 12 पेजेस हैं आपके पास। और एडजस्टमेंट्स जो होते हैं वो, जो एडजस्टमेंट्स आपके सिलेबस में वही रखे गए हैं। थोड़े बहुत आगे एडिशनल एडजस्टमेंट भी मैंने रखे हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम CUT पॉइंट ऑफ व्यू। उस पर भी रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। एक डॉक्यूमेंट मैंने आपके साथ क्लास ग्रुप पर शेयर किया था, आई होप दैट इज देयर विद एवरीवन। क्या सभी को ये डॉक्यूमेंट विजिबल है? दिख रहा है? देखिए, कैन यू सी दिस डॉक्यूमेंट? यस पहला सर। नंबर पेज, पेज नंबर 1, ऑनलाइन ऑफलाइन वालों के लिए पेज नंबर 1। ठीक है जी, दिख रहा होगा सभी को। अगर मैं बोलूं कैश, तो कैश का मतलब क्या होता है बताइए जरा। ये मेरे पास एक 100 रुपए का नोट है, देखो यहाँ दिख रहा है, 100 रुपए का नोट। दिस इज देयर, दिख रहा है आपके पास? अगर मेरे पास ये 100 रुपए का नोट है तो क्या हो जाएगा? ये मेरे पास क्या है? दिस इज व्हाट? कैश इन हैंड। कैश इन हैंड का मतलब क्या हुआ? करेंसी नोट विद मी। किसी ने देखा होगा 10 रुपए 20 रुपए का सिक्का भी देखा होगा आप लोगों ने, कॉइन्स होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग? क्या बोलते हैं? कॉइन्स बोलते हैं। क्या यही कैश है? नहीं, इसके अलावा भी योर मनी विच इज डिपॉजिटेड विद द बैंक, विच यू कैन टेक आउट at any point of time. Why at any point of time? Because you can use a ATM, इलेक्ट्रॉनिक मोड से आप ट्रांसफर कर सकते हो उसको। ठीक है। और एटीएम के थ्रू कभी भी निकाल सकते हो, और बैंक में जाओ तो फिर आप बैंकिंग आवर्स में उसको कभी भी निकाल के कर सकते हो बाहर। तो कैश का मतलब क्या होता है आपके यहाँ अगर हम बोलेंगे तो? कैश का मतलब होता है कैश इन हैंड और करेंसी नोट्स एंड डिमांड डिपॉजिट विद द बैंक। ये आपके सामने कैश आ गया। अब बारी आती है कैश इक्विवेलेंट की। कैश इक्विवेलेंट की बहुत अजीब सा एग्जांपल है। जब मैं स्कूलों में जाता हूँ, मतलब स्कूल में जब हम लोग थोड़ा सा तलाशी वलाशी या डिसिप्लिन वगैरह की चीजें देख रहे होते हैं, तो कहीं आराम से किसी कॉर्नर में मुझे मिल जाते हैं लोग, और फिर बोलते हैं ये तो भाई जैसे हैं या बहन जैसे हैं। समझ रहे होंगे ना आप लोग तो उसका मतलब? नहीं, भाई जैसे बहन जैसे, क्या मतलब है इसका? भाई भाई है तो भाई है और बहन है तो बहन है, जैसा क्या होता है? अब जिंदगी में तो मुझे पता नहीं भाई जैसा क्या होता है। यहाँ मैं बता देता हूँ, कैश जैसा। कैश नहीं है लेकिन क्या है वो? कैश जैसा है। क्या हो सकता होगा कैश जैसा? किसको बोलते होंगे कैश जैसा? ऑनलाइन में बताया मुझे जरा, क्या होता है कैश जैसा? जो एकदम कैश में कन्वर्ट हो जाए। हाँ, विच कैन बी कंसिडर एज अ कैश इक्विवेलेंट। कैश जैसा। जैसे अब क्या होता है, जैसे ये बताइए कि आईएएस बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? आईएएस बनने के लिए, अरे पेपर तो क्लियर करना है, लेकिन पेपर क्लियर करने से पहले एप्लीकेशन भरनी पड़ती है ना। एप्लीकेशन भरने के लिए कोई एलिजिबिलिटी तो होती होगी, बताओ तो जरा। हाँ, ग्रेजुएट होना पड़ता है। क्या होता है? ग्रेजुएट होना पड़ता है। ठीक है जी। और जब आपको आईएएस बनना है, ग्रेजुएट होना है, तो पता है यूपीएससी क्या लिखता है? पता है यूपीएससी लिखता है क्वालिफिकेशन। वो क्वालिफिकेशन ये लिखता है, क्वालिफिकेशन लिखता है, क्वालिफिकेशन कुछ नहीं लिखता, सिर्फ क्वालिफिकेशन लिखता है। क्या? और उसमें लिखता है क्या? ग्रेजुएट फ्रॉम एनी डिसिप्लिन। ग्रेजुएट फ्रॉम एनी डिसिप्लिन ये लिखता है वो। और इक्वलेंट, और इक्वलेंट मतलब या तो आप ग्रेजुएट हो किसी, और फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और इक्वलेंट। अबे ग्रेजुएशन के इक्वलेंट क्या होते होंगे? एग्जाम्पल, वन ऑफ माई कजन
ही रिटायर्ड एज एन ऑफिसर इन इंडियन आर्मी, और उसने जब उसने ज्वाइन किया तो 12th पास करने के बाद ज्वाइन करा उसने इंडियन आर्मी को, और उसके बाद फिर उसने प्रमोशंस ली। फिर उसने क्या करा कि वहां पर बैठ कर कुछ एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस अचीव करी, एंड देन ही गॉट सेलेक्टेड फॉर ऑफिसर रैंक। अब जब वो वहां से पार, मतलब अपनी सर्विस को पार कर, जब उसको लग गया कि भाई मुझे इतनी प्रमोशन मिली थी, उसने वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया और वापस आ गया। वॉलंटरी रिटायरमेंट लेने के बाद जब वो वापस आया तो फिर भी उसने किसी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन तो करी नहीं थी, लेकिन आर्मी ने उसको जो ट्रेनिंग दी उसका बेस पर एक उसको सर्टिफिकेट इशू किया, और बोला गया कि ही इज इक्वलेंट टू ग्रेजुएशन। मतलब किसी भी गवर्नमेंट जॉब में अगर वो अप्लाई करेगा तो क्या होगा, वो इक्वलेंट टू क्या होगा, ग्रेजुएशन होगा, उसे ग्रेजुएशन के इक्वलेंट बोले। तो इक्वलेंट, यहाँ हम डिस्कशन किसका कर रहे हैं, कैश इक्वलेंट का। और अगर आप देख के चले यहाँ पर तो देर आर सर्टेन आइटम्स जिनको हम कैश जैसा मानते हैं, और कैश जैसा मानने के लिए उसकी जरूरत क्या होती है कि दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू नोन अमाउंट ऑफ कैश एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम विदाउट अ सिग्निफिकेंट रिस्क इन चेंज इन देयर वैल्यू। डेफिनेशन देखिए आपके सामने लिखिए, एरर कर्सर दिख रहा होगा। शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स, दोज आर रेडिली कन्वर्टेबल इनटू नोन अमाउंट ऑफ कैश। यहां तक तो सब लोग लिख लेते हैं, लेकिन अगर आप यहां तक लिखोगे तो सिर्फ आपको आधा नंबर मिलेगा। पूरा नंबर कब मिलेगा, विच आर विच आर सब्जेक्ट टू एन इनसिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ चेंज इन वैल्यू। ये लाइन लिखने के बाद आपको क्या मिलेगा, पूरा नंबर मिलेगा एक। कैश इक्विवेलेंट के पिछले पिछले में जब भी आपका अभी एनुअल एग्जाम हुआ था ना यहाँ पर बोर्ड का, जो 40 मार्क्स का हुआ था, कैश इक्विवेलेंट की डेफिनेशन आ गई थी। लोग आधी डेफिनेशन लेके आधा नंबर कट गया था। देयर वर स्टूडेंट्स जिनके पूरे 40 में से 40 आने थे, थ्योरी में, सिर्फ थ्योरी में उनके आधा, एक, डेढ़, 2 नंबर कटे। तो कैश इक्विवेलेंट कहीं भी आएगा आपको दो चीजें लिखनी है, short term highly liquid investments which are convertible into known amount of cash and which are subject to an insignificant risk in change of their value। एक शेयर खरीदा आपने 10 रुपए का, ठीक है जी, मार्केट में चल रहा है 200 रुपए का, उसकी प्राइस घटकर 198 रुपीज हो गई। इज इट ए सिग्निफिकेंट डिक्रीज, क्या सिग्निफिकेंट डिक्रीज है ये, नहीं है। 2-4 रुपए की वैल्यू जो डिक्रीज उसको वैल्यू नहीं मानते। तो इसीलिए जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होते हैं जिन्हें करंट इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं। रेशियो एनालिसिस में करंट इन्वेस्टमेंट जो होता है वो करंट एसेट्स का पार्ट होता है, करंट एसेट्स जो होती हैं करंट एसेट्स का पार्ट होता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट में करंट एसेट्स जो होती हैं, करंट इन्वेस्टमेंट्स जो होते हैं, उन्हें हम कैश इक्विवेलेंट का पार्ट मानते हैं, उन्हें करंट एसेट्स की कैटेगरी में नहीं डालते हैं, उससे अलग मान के चलते हैं। क्यों करते हैं अभी बताऊंगा आपको। सो एन इन्वेस्टमेंट नॉर्मली क्वालिफाइज एज कैश इक्विवेलेंट ओनली व्हेन इट हैज अ शॉर्ट मैच्योरिटी पीरियड, जैसे 3 महीने या उससे कम की डेट का, लेकिन 12 महीने से कम डेट का भी हो सकता है, वो ऐसा कुछ नहीं है। बिजनेस स्टडीज में पढ़ा होगा ना, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स क्या है ये, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, करंट इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, ये सब क्या होते हैं आपके, कैश इक्विवेलेंट्स कहलाते हैं। एनसीईआरटी की लाइन है, इन्वेस्टमेंट्स इन शेयर्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम कैश इक्विवेलेंट्स। शेयर में इन्वेस्ट करा है उसे कैश इक्विवेलेंट में हम जनरली नहीं मान के चलते हैं, जब तक कि दे आर सब्सटेंशियल कैश इन्वेस्टमेंट, मतलब उनको आप रेडिली कन्वर्ट कर पाओ कैश में। जैसे यहाँ लिखा हुआ है क्या कि प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ अ कंपनी एक्वायर्ड शॉर्टली बिफोर देयर स्पेसिफिक रिडम्पशन डेट। प्रेफरेंस शेयर खरीद लिए, उनका रिडम्पशन का टाइम 4 दिन, 5 दिन, 15 दिन बाद होना था, 5 दिन के बाद वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्योंकि उनका रिडम्पशन हो जाएगा, एंड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड मनी विल डायरेक्टली कम टू योर अकाउंट, वैसा हो जाएगा। ठीक है जी। और ये बताइए जिनका रिडम्पशन 4 दिन, 5 दिन, हफ्ते भर बाद होना है, उनके फेल्योर का, अनपेमेंट का रिस्क ही नहीं है कोई। कहाँ रिस्क है, रिस्क होता तो पहले ना हो जाते बेकार वो। तो ये आपके पास आ जाता है क्या, कैश इक्विवेलेंट है। ठीक, अब एक और मजेदार चीज देखिए आगे चल के, जरा थोड़ा सा आपके सामने एक डब्बा, एक बॉक्स बना हुआ है, देखिए। As per accounting standard 3 para 7 clearly states that cash flow exclude movement between item that constitutes cash and cash equivalent। इसे समझते हैं जरा भाई, यहां हमारे पास क्या है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ये हमारे पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स है। इस तरफ मेरे पास क्या है, नॉन करंट एसेट्स है, ये मेरे पास करंट एसेट्स है, ये मेरे पास नॉन करंट लायबिलिटीज है, ये मेरे पास करंट लायबिलिटीज है। ठीक है जी, ऐसे है ये, ऐसे। करंट एसेट्स के अंदर होते हैं बी आर, बी आर डिसऑनर हो गए तो क्या बन जाएंगे, डेटर, एवरीबॉडी इज ओके। बीपी है मेरे पास है, वो डिसऑनर हो गए तो क्या बन जाएंगे, क्रेडिटर, क्रेडिटर बी आर में कन्वर्ट हो जाते हैं।
तो क्रेडिटर का बीआर में बीपी में कन्वर्जन, बीपी का क्रेडिटर में कन्वर्जन, विल इट बी अ कैश फ्लो? विल इट बी अ कैश फ्लो? नहीं कहलाएगा। डेटर का बीआर बन जाना, बीआर का डेटर बन जाना, विल इट बी अ कैश फ्लो? नहीं बनेगा। ठीक है जी। आपने क्या कर दिया, बिल्डिंग ले ली और बदले में क्या इशू कर दिया, शेयर इशू कर दिए, विल इट बी अ कैश फ्लो? नहीं कहलाएगा कैश फ्लो। तो अगर इन आइटम के बीच में आपस में कोई क्या होता है, मूवमेंट होता है, उसे कैश फ्लो नहीं बोलेंगे। ठीक, इस तरफ आते हैं। आपने बैंक में पैसा जमा करा दिया, विल इट बी अ कैश फ्लो? कैसे? कैश और बैंक दोनों कैश इक्विवेलेंट तो होते हैं। अपनी इस जेब से पैसा निकाला, दूसरी जेब में डाल दिया, विल इट बी अ कैश फ्लो? नहीं भाई, नहीं होगा। आपने शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटी खरीद ली, विल इट बी अ कैश फ्लो? नहीं कहलाएगा। शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटी क्या होती है, कैश इक्विवेलेंट होती हैं। तो कैश और कैश इक्विवेलेंट के बीच की मूवमेंट वो कैश फ्लो नहीं कहलाएगी। नॉन करंट एसेट्स के बीच की मूवमेंट कैश फ्लो नहीं कहलाएगी। नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट एसेट्स के बीच की मूवमेंट कैश फ्लो नहीं कहलाएगी। तो क्या कहलाएगी कैश फ्लो? अगर मूवमेंट अक्रॉस द लाइन होती है, ऐसे क्रेडिटर के बदले में पेमेंट कर दी तो कैश फ्लो है, बीपी के बदले में पेमेंट कर दी कैश फ्लो है, बीआर के अगेंस्ट पैसा मिल गया तो क्या कैश फ्लो है, बीपी के अगेंस्ट पैसा दे दिया तो क्या है वो कैश फ्लो है। बिल्डिंग खरीद ली किससे, पैसा देके तो क्या है कैश फ्लो है। बिल्डिंग खरीद ली शेयर इशू करके, कैश फ्लो नहीं है। डिवेंचर इशू कर दिए शेयर पैसे कैश के नाम पे, तो क्या है आपका वो कैश फ्लो है। डिवेंचर का रिडम्पशन कर दिया तो क्या आपका कैश फ्लो है। लेकिन डिवेंचर का कन्वर्जन कर दिया शेयर में रिडम्पशन के टाइम पे, तो कैश फ्लो नहीं है। सो भैया कैश फ्लो कब होगा, when there is a movement between cash and cash equivalent and the other items. Movement between other items, no cash flow. Movement within cash and cash equivalent, no cash flow. Is that clear to everyone now? ठीक है जी, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन आइडेंटिफाई करने के लिए आएगा कि आइडेंटिफाई करिए ऑपरेटिंग है, इन्वेस्टिंग है, फाइनेंसिंग है, या नो कैश फ्लो है, या कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। तो आपको ऐसा पता होना चाहिए। कैश फ्लो तभी कहलाएगा जब मूवमेंट अक्रॉस 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 होगी, ऊपर नीचे मूवमेंट होगी, ऊपर नीचे मूवमेंट होगी, कैश फ्लो नहीं होगा। ठीक है, आई होप एवरीबडी इज क्लियर अबाउट दिस। चलिए आगे चलते हैं। ये राहुल वगैरह आप ही के बैच में होते हैं ना, है ना? ठीक है, थोड़ा आगे चलते हैं। तो जो पैराग्राफ 7 दिख रहा है ना आपको, ये कह रहा है क्या कि कैश फ्लोज एक्सक्लूड्स मूवमेंट बिटवीन आइटम्स दैट कंस्टिट्यूट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के बीच की मूवमेंट कैश फ्लो नहीं कहलाएगी। इसका रीजन क्या है, because these components are the part of cash management of an enterprise rather than parts of its operating, investing and financing activities. Example, cash withdrawn from किससे, बिजनेस से, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, सेल एंड परचेज ऑफ क्या, सेल एंड परचेज ऑफ क्या, शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटीज या इन्वेस्टमेंट्स, क्या कहलाते हैं ये, कैश मूवमेंट है ये, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है ये कैश फ्लो नहीं कहलाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, कभी वन मार्कर में आइडेंटिफाई करने के लिए क्वेश्चन आ जाता है। इज दैट ओके विद एवरीबॉडी इन ऑनलाइन? आगे चलूं? यस सर। चलिए जी, अब आप देखते हैं। मुझे बताइए कि फ्लो ऑफ रिवर और फ्लो ऑफ कैश में क्या डिफरेंस है। बताइए अनुष्का, क्या डिफरेंस है फ्लो ऑफ रिवर, फ्लो ऑफ कैश में? कैश का फ्लो और रिवर का फ्लो क्या फर्क है? हाँ, क्या चीज? एक डायरेक्शन में कौन, पानी? अच्छा, कैश और पानी जा सकता है, और जब टॉयलेट ब्लॉक होता है तो घर में भी घुसता है। वो एक्सेप्शनल सिचुएशन है, पर जनरली पानी एक ही बहाव में जहां ढलान होती है उस तरफ बहता है। कितना मर्जी कोशिश कर लिया आप रोक नहीं सकते, डैम हम बना लेंगे फाइन, लेकिन वो भी ओवरफ्लो हो जाते हैं अगर फ्लड आए तो फ्लो ऑफ वाटर में क्या है कि वो एक ही डायरेक्शन में बनता है। फ्लो ऑफ कैश इन फ्लो आउटफ्लो दोनों होता है, मतलब पैसा आया भी और जाया भी, दोनों तरह से चल सकता है, ये फर्क है दोनों में। ठीक, तो कैश हमने पढ़ लिया, कैश फ्लो भी हमने पढ़ा। ठीक, और कैश फ्लो क्या हो सकता है, इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों हो सकता है। अगर आपका पैसा जाएगा आपकी फर्म से तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, आउटफ्लो बोलेंगे, आएगा तो क्या बोलेंगे, इनफ्लो बोलेंगे। किसी भी एक्टिविटी से, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, कुछ भी उसको बोलते हैं। और ऐसा स्टेटमेंट विच इज बेसिकली प्रिपेयर्ड in order to determine कैश इनफ्लो आउटफ्लो। इनफ्लो को बोलते हैं सोर्सेस, आउटफ्लो को बोलते हैं यूजेस। किसका, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ड्यूरिंग द ईयर फ्रॉम द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड टू यू थ्रू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट, उसे कहते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट।
ठीक है, अब आप ध्यान से सुनिएगा, एक टर्म हम यहाँ पर बार बार यूज करते हैं, रिकंसाइलिंग। रिकंसाइलिंग, जरा देखिए रिकंसाइलिंग क्या होता है और जरा समझने की कोशिश करते हैं। हम हर बार, मैं कई बार एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मान लो सिया शायद या भव्य, हाँ भव्य, तो भव्य तो बी फॉर भव्य, बी फॉर बिल्डर है ना। भव्य जो है वो कितने बरस की हो गई बेटा, बताओ अभी। हाँ, कितनी दिवालियां देख ली, कितने बसंत देख लिए आपने? 17, स्वीट 17 है, ठीक है। और एक साल बाद ये 18 साल की हो जाएंगी, और 18 साल की उम्र में इसके पापा ने इनको बोला क्या, ले बेटी 18 करोड़ रुपए ले ले और जा उड़ा दे। याद है ना उड़ाना? ये चलेगी कहाँ पर? डीएलएफ मॉल ऑफ इंडिया के पास, वहां जाके उड़ा रही है, नीचे लूट रहे हैं, कनिष्क लूट रहा है, गौहर लूट रहा है, ये पुनवानी लूट रहा है, लूट रहे हैं। थक गई फिर, नीचे आती है, तो सिया पूछती है कितने बचे? 5 करोड़ बचे हैं। 13 करोड़ रुपए लुटा के आ गई है, 2-2 हजार के नोट। कुछ डॉलर भी लुटाए इसने, कुछ यूरो भी लुटाए इसने, ठीक है, लुटा लिए। अब आप क्या बताइए मुझे, एक छोटा सा आप यूनिटरी मेथड है कि अगर सिया ने उड़ाए 17 करोड़ रुपया और सिया के पास बचे 3 करोड़ रुपया, तो सिया कितना पैसा लेके ऊपर गई थी? सिया 20 करोड़ रुपया ऊपर लेके गई थी, करेक्ट? ठीक है ना? अच्छा, मुझे मालूम है कि सिया के पास पैसा बचा 3 करोड़ रुपया, और सिया के पास बचा कितना, सिया के पास जो क्लोजिंग बैलेंस है वो 3 करोड़ रुपए का है। और सिया ने जब ओपनिंग में स्टार्ट कर, सॉरी, भव्या के पास क्लोजिंग बैलेंस 3 करोड़ का है, और भव्या के पास ओपनिंग बैलेंस कितने का था, 30 करोड़ का था। तो भव्या ने कितना पैसा उड़ाया, कितना उड़ाया? 17 करोड़ उड़ाया ना। अच्छा, अब मैं बोलूं क्या कि जब भव्य 20 करोड़ रुपए लेके ऊपर गई थी, तो उसकी सहेली सिया ने बोला फोन करके, जरा नीचे आ और 5 करोड़ मेरी तरफ से भी उड़ा ले। अब कितना होना चाहिए इसके पास? 25 करोड़। लेकिन जब बचता है नीचे तो कितना बचता? 3 करोड़। तो इसने कितने उड़ाए? 22 करोड़ रुपए उड़ाए ना इसने। अच्छा, अब एक चीज देखिए आप, मान लो मेरे पास क्वेश्चन में दे रखा है ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्वलेंट, ठीक है, और मेरे पास दे रखा है क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्वलेंट्स। मेरा ओपनिंग बैलेंस है सपोज 20 करोड़ का, और क्लोजिंग बैलेंस है मेरा 5 करोड़ का। तो मुझे बता सकते हो आप कि ड्यूरिंग द ईयर आपके कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, फ्रॉम इन्वेस्टिंग, फ्रॉम फाइनेंसिंग, तीनों का टोटल पॉजिटिव रहा होगा या नेगेटिव रहा होगा? नेगेटिव रहा होगा। कैसे पता लगाया? ऊपर 20 था, तो नीचे कितना रहा होगा? 17 करोड़ रहा होगा, जो कि ब्रैकेट में रहा होगा। तब जाके तो मेरी फिगर क्या बचेगी, है ऐसे बचेगी। अच्छा, अगर ऊपर 20 करोड़ है और नीचे कितना है, 37 करोड़ है, तो बताइए क्या होगा? तब क्या होगा? पॉजिटिव। तो समझो, अगर हमारे पास ये फिगर पॉजिटिव है तो हम क्या लिखते हैं? इसको लिखते हैं नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स ड्यूरिंग द ईयर। ये नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ड्यूरिंग द करंट ईयर, ये बेसिकली टोटल पता है किसका होता है? ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग का फाइनल टोटल होता है। ठीक है, आप क्या कर रहे हो? आप इसको रिकंसाइल कर रहे हो उसके साथ, ताकि आपको क्या मिल जाए? क्लोजिंग। तो आपके क्वेश्चन पेपर में हमेशा ओपनिंग दे रखा होता है, क्लोजिंग दे रखा होता है, और ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग का टोटल फाइनल करके आप क्या करते हो? इसके साथ जोड़ते हो। तो अगर ये फिगर इसके बराबर आ जाती है तो आपका क्वेश्चन ठीक है, वरना गड़बड़ है। तो दिस इज रिकंसिलेशन ऑफ व्हाट? इनफ्लो आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन वेयर इन बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, टू रिकंसाइल ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट विद द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये होता है। तो जब आपने देखा होगा, अगर स्कूल में चैप्टर चला होगा तो क्या करा होगा टीचर ने? ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग का टोटल लिखा होगा, फिर उसको ओपनिंग के साथ जोड़ के क्या निकाला होगा? आपका क्लोजिंग वैल्यू निकाली होगी, और इस तरह से काम चलता है। तो अभी मैं जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराऊंगा तो यही एग्जैक्टली करके दिखाऊंगा आपको चीजें, कि ऑपरेटिंग क्या है, इन्वेस्टिंग क्या है, फाइनेंसिंग क्या है, इन तीनों का टोटल क्या है, और फिर उसके साथ मैच करेंगे। मतलब हम ये क्या, हम इसका प्रेजेंटेशन पता कैसे होता है बुक्स में? एक्चुअली ऐसे होता है, आप लिखते हो नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स ड्यूरिंग द करंट ईयर, ऐसे लिखते हो इसको, विच इज पॉजिटिव और नेगेटिव। प्लस करते हो उसके साथ क्या? ओपनिंग बैलेंस ऑफ, क्या लिखने की जरूरत नहीं है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट,
ये जोड़ देते हो और ये किसके बराबर आ जाता है, क्या, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ठीक है, ये जो है ये है फाइनल टोटल ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग का, और उसमें जोड़ देते हैं ओपनिंग, तो ऑब्वियसली किसके बराबर हो जाएगा वो, क्लोजिंग के बराबर। अगर ऐसा एस्टेब्लिश कर पाए आप, अगर आप ऐसा एस्टेब्लिश कर पाए तो क्या कहलाएगा आपका ये कैश फ्लो स्टेटमेंट आपका ठीक है। कई बार एग्जाम में क्या होता है कि आपको इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग ऑलरेडी दे रखी होती है। जैसे कि पिछले से पिछले साल बोर्ड में पेपर आया था, मतलब 2000 जब पहली बार कोरोना वाला एग्जाम हुआ था, उससे पिछले साल में नॉर्मल एग्जाम में क्वेश्चन आया था, पता है क्या, कि ऑपरेटिंग निकालनी थी, इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग दे रखी थी। ऑपरेटिंग का टोटल लिखा, इन्वेस्टिंग क्वेश्चन में दे रखा था, फाइनेंसिंग क्वेश्चन में दे रखा था, तीनों का टोटल करा, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट से जोड़ के फाइनल करना था। लेकिन बच्चे समझे नहीं, उन्होंने ऑपरेटिंग निकाला, इन्वेस्टिंग भी निकाला, फाइनेंसिंग भी निकाला, और फिर गड़बड़ करके सारा। 6 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड के फाइनल पेपर में। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे। चलिए दोबारा से थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स की तरफ चलते हैं, थोड़ा और क्लैरिटी के साथ पढ़ते हैं। नाउ जरा कैश फ्लो की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं यहाँ पर। इट implies movement of cash in and out due to some non-cash items. Transaction which increases cash position or cash equivalent balance of the entity or firm is called इनफ्लो ऑफ कैश। और वो ट्रांजेक्शन जो कि क्या करते हैं, कैश के आउटफ्लो के फ्लो को घटा देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम लोग, आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कहलाते हैं। वेयर आर योर नोट्स? और तुम अपने ही भूल गए, तो भाई उसके साथ तो देख लो। अच्छा ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ समरी ऑफ रिसीव्स एंड पेमेंट्स, रिकंसाइलिंग, शब्द आ गया रिकंसाइलिंग, क्या रिकंसाइल कर रहे हैं हम लोग, ओपनिंग कैश बैलेंस, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का विद क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट फॉर द गिवन पीरियड फ्रॉम द इंफॉर्मेशन अबाउट द सोर्सेज मतलब इनफ्लो एंड एप्लीकेशन मतलब आउटफ्लो ऑफ आइटम्स अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द फर्म। डेफिनेशन इज क्लियर? क्या क्या चीज ध्यान रखनी डेफिनेशन में, कि क्या है, ये समरी है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स की, इनफ्लो आउटफ्लो की, ओपनिंग, अच्छा ओपनिंग कैश एंड कैश बैलेंस की विद क्लोजिंग कैश एंड कैश बैलेंस के साथ, ठीक है, फॉर अ गिवन पीरियड फ्रॉम इनफ्लो एंड आउटफ्लो फ्रॉम द इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन द बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द फर्म, उसे हम कहते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। और दूसरी डेफिनेशन भी आपके सामने यहाँ आ रही है, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट व्हिच समराइजेस सोर्सेज मतलब इनफ्लो एंड आउटफ्लोज ऑफ अ फर्म ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। डेफिनेशन बीच वाली जो है वो ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है, और उसको आप ध्यान रखिए, कभी डिफाइन करना आया तो, अदरवाइज नहीं। चलिए, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 आप अपनी एक्टिविटीज को 3 हिस्सों में बांटते हैं, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है जी, हर एक्टिविटी में इनफ्लो आउटफ्लो होता है, कभी इनफ्लो ज्यादा और आउटफ्लो कम, तो हम बोलते हैं क्या, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ऐसा लिखते हैं। और कभी आउटफ्लो ज्यादा हुआ इनफ्लो से, तो क्या बोलेंगे, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ऐसा हम लेके चलते हैं। आइए जाने जरा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या होती हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आर प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज, मतलब आपका गारमेंट का बिजनेस है और कपड़ा बेचकर आप जो भी पैसा कमा रहे हो, या सेल ऑफ स्क्रैप, याद है पिछली क्लास में समझाया था आपको, सेल ऑफ स्क्रैप रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में क्या इंक्लूड होता है, सेल ऑफ स्क्रैप भी इंक्लूड होता है। ठीक है, वो जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है आपका, वो बेसिकली इसके अंदर कवर होता है। ठीक है जी। और प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग जनरेटिंग एक्टिविटीज ऑफ द एंटरप्राइज अदर देन इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो आगे चलते हैं। चलो समझते हैं कि हमारे पास ये जो एक्टिविटीज हैं जिन्हें हम बोल रहे हैं इनफ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का, कैश रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड रेंडरिंग सर्विसेज ऑपरेटिंग कहलाएगा। कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर एंड डेटर और कस्टमर से पैसा ले लिया, वो भी क्या कहलाएगा आपका, या बिल्स रिसीवेबल के अगेंस्ट पैसा मिल गया, वो तो पैसा आ रहा है ना, ऑपरेटिंग कब बोलूंगा उसको मैं। रॉयल्टीज, कमीशन एंड फीस और रेवेन्यू, ये सारी की सारी आपकी क्या कहलाती है, ऑपरेटिंग ही कहलाती है। कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज रॉयल्टी? आपको प्रिंस चार्ल्स का एग्जांपल दिया था ना मैंने, गुडविल के टाइम पे, है ना, पुअर जोक था वो। बताइए रॉयल्टी क्या होती है भव्या? वो थी जो रॉयल
हिज हाइनेस पीते थे। रॉयल्टी, कौन बताएगा रॉयल्टी क्या होता है? बोलो बोलो। हाँ, पब्लिश वर्क पर आपको रॉयल्टी मिलती है। माइन है आपकी उसमें से जितना कोयला वगैरह वगैरह निकलेगा तो उसको क्या कहते हैं? रॉयल्टी बोलते हैं। तो ये रॉयल्टी जो होती है ये आपकी कोर रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी। आप कोल माइन के मालिक हो, आपको कोल निकालने पे आपको एक रॉयल्टी मिलती है, दैट इज योर ऑपरेटिंग एक्टिविटी। टैक्स का रिफंड हो जाए, ऑपरेटिंग मानते हैं उसको ठीक है। कैश रिसिप्ट ऑफ प्रीमियम, आप इंश्योरेंस कंपनी है, आपका मेन बिजनेस क्या है अभी बताइए? अगर आप इंश्योरेंस कंपनी तो प्रीमियम लेना, इंश्योरेंस प्रीमियम। आपके पेरेंट्स ने इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी होंगी ना, प्रीमियम भरते हैं ना उसका, साल के अलग अलग महीनों में जब से आप पॉलिसी लेते हैं तब से प्रीमियम का टाइम शुरू हो जाता है। तो इंश्योरेंस प्रीमियम किसके लिए? इंश्योरेंस प्रीमियम मिलना इंश्योरेंस कंपनी के लिए क्या कहलाएगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी कहलाएगी, इनफ्लो कहलाएगा, बाकी के लिए नहीं कहलाएगा। थोड़ा और चलते हैं आगे जरा, देखिए दूसरी तरफ चलें जरा। ये कैश रिसिप्ट रिलेटिंग टू फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, स्वैप कॉन्ट्रैक्ट, व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट्स आर हेल्ड फॉर डीलिंग और ट्रेडिंग पर्पस। मान लो एक किसान है, ठीक है जी, वो किसान अ, रहता है पंजाब में और उसे जाना है कनाडा। नहीं, मजाक कर रहा हूँ, कनाडा नहीं जाना उसको। वो किसान पंजाब में है, उसकी बहुत फर्टाइल लैंड है, उस जमीन पर वो कुछ उगाता था। अचानक पेप्सी, पेप्सी को जानते हैं ना, पेप्सी को, उससे कांटेक्ट करते हैं, कहते हैं भैया ऐसा करो तुम आलू उगाओ, हमें चिप्स बनाने के लिए तुम्हारे आलू खरीदने हैं। आलू के चिप्स, पेप्सी के, लेज, है ना, आलू के चिप्स होते हैं, खूब सारी बिकती हैं, खूब बिकते हैं चिप्स तो। पफ्ड पैकेट होते हैं, 20 ग्राम भी नहीं होता, 250-60 रुपए का ऐसा बिकता है। लेकिन एक आलू में वो पूरा पैकेट आ जाता है, इतना बारीक काटते हैं उसको। ठीक है जी। अब हुआ क्या कि उन्होंने कंपनी के साथ एक डील साइन कर ली। क्या डील साइन करी कंपनी के साथ? देखिए, कंपनी के साथ डील साइन कर ली है कि आइए देखें कि मेरा जो भी आलू पैदा होगा वो मैं आपको 20 रुपया पर केजी के हिसाब से बेचूंगा। कंडीशन नंबर 1, आलू की भयंकर पैदावार हो गई उस इलाके में, जिस इलाके में उनका खेत है। आलू का प्राइस घटकर 18 रुपया केजी रह गया है, और घटकर 15 रुपया केजी रह गया है। तो कंपनी क्या इनसे 20 रुपए केजी पे खरीदेगी? नहीं। कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव आते हैं इससे पहले कि नुकसान हो जाए, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखा है ना, फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट साइन करा हुआ है, कि आके बोलते हैं भैया ऐसा करो, आपके कितने आलू हुए? इसने कहा मेरे तो हुए हैं जी 2000 किलो आलू। कह रहे मार्केट का रेट हमने खरीदा, हमने लिया था तुमसे कितना? 20 रुपए केजी, मार्केट में रेट चला 15 रुपए केजी। ऐसा करो 5 केजी, 5 रुपए पर केजी हमसे ले लो, ले लो हमसे, और हमें कॉन्ट्रैक्ट से फ्री करो, क्योंकि आपको मालूम है रेट 10 रुपए केजी भी जाएगा। तो कंपनी ने क्या करे, इनको 10,000 रुपया दिया और इनको कॉन्ट्रैक्ट से फ्री कर दिया। ठीक है जी। इनके लिए ये 10,000 क्या है? आलू बिका? नहीं बिका। क्या ये इंटरेस्ट इनकम है? क्या डिविडेंड इनकम है? क्या ये अदर? कुछ भी नहीं है। इनकम है तो आलू वाली, लेकिन आलू तो बिका नहीं। क्या ये मना कर देंगे? नहीं मना करेंगे, कहेंगे तू नहीं, मैं हिमाचल जाके बेच लूंगा अपने आलू, क्या दिक्कत है मुझे, तुम नहीं खरीद रहे मत खरीदो। बैठे बैठे 10,000 मिल गए इसको, और 10,000 इसकी आलू को लगाने की कॉस्ट निकल आई, बाकी तो प्रॉफिट ही है। और कंपनी के लिए क्या है, अभी खरीदेगी तो क्या होगा, डबल। कंपनी को मालूम है 3 रुपए 4 रुपए तक भी चला जाएगा प्राइस, तो वो क्या करेगी? वो कॉन्ट्रैक्ट से फ्री हो गई। ठीक है, इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स कहलाते हैं। ऐसे ही फॉरवर्ड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट भी होते हैं, शेयर मार्केट और कमोडिटी से रिलेटेड होते हैं। तो ये आपकी क्या कहलाएगी? इनफ्लो कहलाएगी। वैसा वर्षा देखिए, आलू जो है वो मार्केट में हुआ ही नहीं बहुत अच्छे ढंग से नहीं हुआ अच्छे ढंग से। ठीक है जी। और प्राइस जो है अभी वो 25 रुपए पर केजी चला गया है। इन्हें मालूम है कि वो 50-40 रुपए पर केजी तक जाएगा। इन भाई साहब ने कंपनी से कांटेक्ट किया, सुनो जी, मेरा 2,000 किलो आलू है, 5 रुपए के हिसाब से 10,000 मुझसे ले लो और मुझे उस कॉन्ट्रैक्ट से फ्री कर दो। पेप्सिको को क्या परेशानी है? बैठे बैठे 10,000 मिल रहे हैं, दे दिया उसे, कर दिया फ्री, 10,000 ले लिया, कॉन्ट्रैक्ट से फ्री कर दिया। वो यहाँ से नहीं खरीदेगी, वो राजस्थान से खरीद लेगी, मध्य प्रदेश से खरीद लेगी, कहीं और से खरीद लेगी। ठीक है जी। लेकिन बैठे बैठे 10,000 मिल गया, तो ये आउटफ्लो कहलाती है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट। तो उसमें आपको पैसा देना भी पड़ सकता है, लेना भी पड़ सकता है। ठीक है, तो वो कंडीशन आपके साथ क्या है, ऑपरेटिंग कहलाती है वो हमने उस जगह पे डाली है। पहले बुक्स में हुआ करता था, बुक से उसे हटा दिया गया है, बट दैट एग्जिस्ट स्टिल, ये वाला। चलो आउटफ्लो पे जिक्र कर लें जरा। ऑनलाइन में इज दैट ओके विद एवरीबॉडी इन ऑनलाइन? बोलिए। यस सर। अच्छा जी।
कैश परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आउटफ्लो है। कैश पेड टू क्रेडिटर एंड सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये भी आउटफ्लो है। कैश पेमेंट ऑफ टू एन इंश्योरेंस कंपनी, हमने इंश्योरेंस कंपनी को पेमेंट कर दी, किस काम के लिए? हमारा रिस्क कवर करने के लिए, दिस इज ऑल्सो व्हाट? आउटफ्लो। अभी हवा आ रही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कैश पेमेंट टू इंश्योरेंस कंपनी फॉर प्रीमियम्स एंड क्लेम्स, एन्युटीज एंड अदर पॉलिसी बेनिफिट्स। कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, सैलरी, वेजेस, पेमेंट टू एम्प्लॉयज, ये सब ऑपरेटिंग कहलाता है। कैश पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स, ठीक है। और सुनो ध्यान से, क्या अब यहां बोला ना, अनलेस इट इज स्पेसिफाइड फॉर व्हाट? इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। अब जरा समझ लें, ये जो इनकम टैक्स की पेमेंट होती है ना, टैक्स की पेमेंट, टैक्स, भाई ये तीन तरह का होता है। ये ऑपरेटिंग भी होता है, ये इन्वेस्टिंग भी होता है, और टैक्स क्या होता है? फाइनेंसिंग भी होता है। तीनों तरह का टैक्स होता है। जरा समझे, जो रूटीन टैक्स है, रूटीन टैक्स, टैक्स पेड, इनकम टैक्स पेड, दैट इज बेसिकली व्हाट? जो रूटीन टैक्स की पेमेंट है वो ऑपरेटिंग कहलाती है। लेकिन अगर आपने क्या कर दिया, किसी प्लांट मशीनरी को प्रॉफिट में बेचा, उसे कहते हैं कैपिटल गेन, और वो कैपिटल गेन जो होता है उस पर टैक्स लगता है। कौन बनेगा करोड़पति में? एक व्यक्ति थे, सुशील कुमार। सुशील कुमार थे, 5 करोड़ रुपया जीता था उन्होंने, याद है किसी को? सुशील कुमार नहीं पता? सुशील यस। कुमार भाई साहब ने, याद है किसी को कौन बनेगा करोड़पति में? उसने क्या करा था, केबीसी में 5 करोड़ रुपया जीता था, ठीक है जी। और 5 करोड़ रुपया जीतने के बाद देखिए, 5 करोड़ जीतने का, 5 करोड़ रुपए जब उसने जीता होगा तो बताइए क्या हुआ होगा? बोलो। हाँ, टैक्स लगा होगा उस पे, 5 करोड़ रुपए टैक्स लगा होगा भाई, ठीक है। कौन बनेगा करोड़पति में? अगर आप इनाम जीतते हैं तो वो क्या कहलाता है आपके लिए? आ, क्या दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा? कैन यू सी दिस ऑन योर स्क्रीन? दिख रहा है आपको तस्वीर ये? यस। देखिए, ये सुशील कुमार जी हैं, केबीसी 5 विनर, 5 करोड़ वाले। क्या हालत है इनकी? अभी भी है। अचानक एक आर्टिकल पॉपअप हुआ मेरे में, इंटरनेट पे मैंने देखा, तो इस बंदे ने क्या बोला था, ये कर भिखारी हो गया, गरीब हो गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। 5 करोड़ इसने जीता, 1.5 करोड़ रुपए का टैक्स कट गया, 30% फ्लैट रेट से, कैपिटल गेन टैक्स बोलते हैं उसको। इसके बाद बचे 3.5 करोड़ रुपया। इसने क्या करा कि 1.5 करोड़ रुपए का तो क्या कर दिया, एफडी करा दी बैंक में, ठीक है जी। 1.5 करोड़ की करीब की एफडी करा दी, और बचा कितना अब? हाँ, कितना? 2 करोड़ बचा, ठीक है। 2 करोड़ की, मतलब कुछ कुछ से उसने अपने घर का 2 मंजिला 3 मंजिला बनाया, और कुछ की बिहार में 3 बड़े बड़े प्लॉट खरीद लिए। आज वो प्लॉट जो, उनकी कीमत 3.5 करोड़ के रुपए करीब है। जो उसने बैंक में पैसा जमा करा था, उसे 60,000 रुपए से पर मंथ क्या मिलती है? इंटरेस्ट इनकम मिलती है, उसका घर चल जाता है, और अपनी जिंदगी जी रहा है। तो समझिए आप कि टैक्स जो होता है, कैपिटल गेन टैक्स होता है। अब लॉटरी जीत जाए, अब और कुछ जीत जाए, आपको उस पर टैक्स देना पड़ता है। तो केबीसी में जैसे अमिताभ बच्चन कहते हैं ना, ये लोग गए 1 करोड़ रुपए तुम्हारे अकाउंट में, अबे 70 लाख रुपए जाता है। 30 लाख तो सरकार रख लेती है। वो तो क्या होता है, सिंबलाइजेशन होता है सिर्फ, ये आपके अकाउंट में चला गया, टैक्स कट के आपके पैसे में जाता है। कैपिटल गेन टैक्स कहते हैं उसको। तो अब कैपिटल गेन टैक्स पर है, आपने जो इन्वेस्टमेंट किया था उसकी वैल्यू बढ़ अगर उस पर है, तो वो जो ये वाला जो टैक्स होता है, ये वाला कैपिटल गेन टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स, ये इन्वेस्टिंग से रिलेटेड होता है। और आपने पढ़ा होगा फैक्टर अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन, पढ़ा है फैक्टर अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन बिजनेस स्टडीज में? उनमें से एक होता है क्या, डिविडेंड टैक्स। सरकार अगर डिविडेंड को डिक्लेयर करने में टैक्स लगाती है, तो आप डिविडेंड क्या करोगे, कम डिक्लेयर करोगे। तो डिविडेंड टैक्स क्या होता है? ये होता है फाइनेंसिंग का डिविडेंड टैक्स, ठीक है। तो अगर टैक्स ऑपरेटिंग का है, किसी भी तरह का टैक्स होगा, वो ऑपरेटिंग में पहले जुड़ता है, और अगर वो ऑपरेटिंग वाला तो ऑपरेटिंग से माइनस होगा, इन्वेस्टिंग वाला तो इन्वेस्टिंग से माइनस होगा, फाइनेंसिंग वाला तो फाइनेंसिंग से माइनस होगा। तो टैक्स तीन तरह का होता है। जनरली मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको जो टैक्स की ट्रीटमेंट दिखेंगी वो ऑपरेटिंग वाली दिखेंगी, बट आई शो यू कैपिटल। ये मैंने आपको बता दिया कि टैक्स जो होगा वो किससे रिलेटेड भी हो सकता है, इन्वेस्टिंग से रिलेटेड भी हो सकता है, फाइनेंसिंग से। आपके वाइवा में एक बच्चा मुझसे पूछा था कि वाइवा में क्या क्वेश्चन पूछते हैं, तो मैं पूछता हूँ सिर्फ और सिर्फ, कैन टैक्स ओनली बी ऑपरेटिंग? बच्चे कहते हैं यस इट इज ऑपरेटिंग। मैं कहता हूँ नो यू आर रॉन्ग, इट कैन बी इन्वेस्टिंग ऑल्सो, इट कैन बी फाइनेंसिंग ऑल्सो। फिर अगर बोलता है कि हाँ नहीं नहीं ये कुछ और, फिर मैं पूछता हूँ बताओ कौन सा होता है, तो आप बताएंगे कैपिटल गेन टैक्स, गेन ऑन सेल ऑफ एनी एसेट, उस पर जो टैक्स दिया उसे कैपिटल गेन टैक्स कहते हैं। और डिविडेंड पर जो टैक्स दिया उसे क्या कहते हैं, डिविडेंड टैक्स कहते हैं। ये इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग भी हो सकता है।
ठीक है, चलिए आगे चलते हैं थोड़ा सा। तो यहां लिखा हुआ ना आपके सामने, एक लाइन छोटी सी लिखी थी हम लोगों ने, क्या? कैश पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स अनलेस दे कैन बी स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड विद फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टिंग। उसके अलावा अगर फाइनेंसिंग इन्वेस्टिंग है तो फिर आप ऑपरेटिंग का, फिर उससे ऑपरेटिंग आउटफ्लो नहीं मानेंगे आप। फिर किसका आउटफ्लो बनेगा वो? अगर कैपिटल गेन टैक्स है तो किसका आउटफ्लो है वो? इन्वेस्टिंग का। अगर डिविडेंड टैक्स है तो किसका आउटफ्लो है वो? फाइनेंसिंग का है। ठीक है, चलते हैं आगे। और आपके दिख लिखा हुआ यहाँ पर क्या? कैश पेमेंट्स ऑफ क्लेम्स। इंश्योरेंस कंपनी है भाई, वो क्लेम की पेमेंट करती है तो क्या कहलाएगी? उसकी ऑपरेटिंग का आउटफ्लो कहलाएगा। नीचे चलते हैं। कैश पेमेंट रिलेटिंग टू फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ये हमारी ऊपर वाली कहानी है। नीचे नोट में लिखा हुआ है, पेमेंट टू एंड बिहाफ ऑफ एम्प्लॉइज सच एज सैलरीज, प्रोविडेंट फंड, बोनस वगैरह हमेशा ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगी, या किसी भी तरह की ऑर्गेनाइजेशन क्यों ना हो। कुछ देर में हम क्या करेंगे, डिफरेंस पढ़ेंगे कि अगर ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल है या नॉन फाइनेंशियल है। भाई फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन की ऑपरेटिंग एक्टिविटी कुछ अलग होती है, रियल एस्टेट की कुछ अलग होती है, बिल्डर की कुछ अलग होती है। ठीक है, ये हम उसको पढ़ेंगे अलग से। कैश फ्लो अराइजिंग फ्रॉम परचेज एंड सेल ऑफ, या सेल ऑफ डीलिंग और ट्रेडिंग सिक्योरिटीज आर क्लासिफाइड एज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है। कैश एडवांसेस एंड लोन्स मेड बाय फाइनेंशियल एंटरप्राइज आर यूजेबल, मतलब ये उनके लिए बोल रहा है, किसके लिए? फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन के लिए। क्या? अगर वो डील कर रहे हैं, ट्रेडिंग, शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड्स खरीद रहे बेच रहे हैं, ऑपरेटिंग है उनके लिए। किसके लिए? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए। ये लाइन जो पूरी की पूरी है एनसीईआरटी से उठा के रखी हुई है यहाँ पर। एंड मेन रिलेटेड ऑफ द एंटरप्राइज, फाइनेंशियल कंपनी। अच्छा, फाइनेंशियल कंपनी कौन सी होती है? बैंक्स होते हैं, म्यूचुअल फंड होते हैं, और फाइनेंशियल जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज वगैरह, ये सब फाइनेंसिंग कंपनी कहलाती हैं। ठीक है, और चलते हैं आगे। आई होप इन्वेस्टिंग ऑपरेटिंग की क्लैरिटी आ गई होगी सब लोगों को। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज को लेके चलते हैं। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आर रिलेटेड टू एक्विजिशन यानी परचेज, एंड डिस्पोजल मतलब सेल, लॉन्ग टर्म एसेट्स। ठीक है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट एंड करंट इन्वेस्टमेंट भी। भाई वो करंट इन्वेस्टमेंट जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर इंक्लूड है, वो तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। उसके अलावा कुछ अगर आ गया तो उसे हम क्या मानेंगे? इन्वेस्टिंग मानेंगे। जैसे लिखा हुआ है, करंट इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपए का, नीचे एडजस्टमेंट में दे रखा है 60% ऑफ द कैश करंट इन्वेस्टमेंट इज कैश इक्विवेलेंट। तो 1 लाख का 60,000 तो कैश इक्विवेलेंट हो गया, बाकी का 40,000 क्या है? फिर इन्वेस्टिंग है। ठीक है। अदरवाइज करंट इन्वेस्टमेंट को हम क्या मान के चलते हैं? कैश इक्विवेलेंट मान के चलते हैं, उसे कहीं भी हम इस तरह से ट्रीट नहीं करते हैं। और सुनो, ये जो एसेट्स होती हैं, कौन सी वाली? नॉन करंट एसेट्स, लॉन्ग टर्म एसेट्स, इसमें टेंजिबल इंटेंजिबल दोनों आती हैं। इट इंक्लूड्स टेंजिबल एज वेल एज इंटेंजिबल बोथ्स। ठीक है जी। सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, बताओ क्या होगा? पैसा आएगा या जाएगा? आएगा, इनफ्लो कहलाता है। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या कहलाएगा? इनफ्लो कहलाएगा। कैश रिसिप्ट्स, आपने किसी को लोन्स एंड एडवांसेस दे रखे हैं, लोन्स एंड एडवांसेस इन्वेस्टमेंट होता है हमारा, चैप्टर 1, लोन्स एंड एडवांसेस। ठीक है। ठीक है, ये पैसा हमारे पास ये हमारे पास आ गया तो क्या हुआ? इनफ्लो हुआ। लोन्स एंड एडवांसेस ये तो क्या हुआ? आउटफ्लो हुआ। हमने सेल ऑफ फिक्स एसेट्स करा तो इनफ्लो, हमने परचेज ऑफ एसेट्स करा तो आउटफ्लो, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट करा तो क्या? इनफ्लो, और परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट करा तो क्या हुआ? आउटफ्लो। ठीक है, चलते हैं आगे थोड़ा सा। परचेज ऑफ शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज करा तो क्या हुआ? अबे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हुआ, नहीं हुआ? शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज, वो तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, उसको थोड़ी इस कैटेगरी में डाल के चलेंगे। डिविडेंड रिसीव्ड, पर डिविडेंड कब मिलेगा? जब आप किसी कंपनी के शेयर में पैसा इन्वेस्ट इन्वेस्ट करोगे तो डिविडेंड मिलेगा। इंटरेस्ट रिसीव्ड कब मिलेगा? इंटरेस्ट जब आप किसी को लोन दोगे या डिवेंचर खरीदोगे तो इंटरेस्ट मिलेगा। तो बेटा, डिविडेंड मिलना और इंटरेस्ट मिलना इज व्हाट? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। लेकिन डिविडेंड पे करना और इंटरेस्ट पे करना इज व्हाट? फाइनेंसिंग। डिविडेंड कब पे करोगे? जब आप शेयर इशू करोगे, फाइनेंसिंग है। डिवेंचर इशू करोगे, फाइनेंसिंग है। तो पे करना इज फाइनेंसिंग, लेकिन रिसीव करना इज व्हाट? इन्वेस्टिंग। लेकिन अगर बैंकिंग कंपनी तो ऑपरेटिंग कहलाएगा। अभी आएंगे थोड़ी देर में आगे। अच्छा, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन्स, डिबेंचर्स, बोन ऑन कंपनी, रेंट रिसीव्ड फॉर प्रॉपर्टी हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट। आपने कोई प्रॉपर्टी, जैसे मान लो आपके पास 4 शोरूम है, इसमें से एक में अपना शोरूम है, 3 आपने किराए पे दे रखे हैं, रेंटल इनकम आती है। इन्वेस्टमेंट ही तो थे आपके, वो पैसा लेके चलते हैं। आउटफ्लो, आगे देखेंगे जरा, यहां देखिए। अब परचेज ऑफ फिक्स एसेट इज व्हाट? इन्वेस्टिंग का आउटफ्लो।
cash payment for purchase of investment made by company, share, warrant, debentures and debt instruments of the other enterprises. Cash advances, loans made by organization to outsiders. ठीक है जी, ध्यान से सुनना। अगर आपने एडवांस दिया, आपने लोन दिया, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों, वो आपका क्या कहलाएगा? इन्वेस्टमेंट ही कहलाएगा। ठीक है, नीचे एक नोट है, परचेज ऑफ गुडविल विल ऑलवेज बी एन इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी फॉर ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। गुडविल चाहे बैंक ने ले ली चाहे किसी और ने ले ली, ठीक है, वो क्या कहलाएगी आपकी? ठीक है, दैट्स फाइन। अच्छा जी, separate disclosure of cash flow from investing activities is important because they represent the extent to which expenditures have been made on resources intended to generate future income and cash flow. क्यों हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी सेपरेटली दिखाते हैं? एनसीईआरटी का पॉइंट है ये, ताकि हमें पता चले कि फ्यूचर का रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी बढ़ती है नहीं बढ़ती इन एक्टिविटीज से। इन्वेस्टिंग अगर किसी की बढ़ रही है तो इसका मतलब वो क्या कर रहा है? ग्रो कर रहा है, एक्सपेंड कर रहा है। अच्छा साइन है, हेल्दी साइन है। ऑपरेटिंग अगर फ्लो अच्छा है, इसका मतलब अच्छा साइन है, आपकी कोर एक्टिविटीज स्ट्रांग है। फाइनेंसिंग अगर बढ़ रहा है तो मतलब आप लोन ले रहे हैं, बोरोविंग कर रहे हैं, तो हालत थोड़ी सी क्या है? गड़बड़ है। अगर आपका कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग ज्यादा है और कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग ऑपरेटिंग कम है, तो भैया आपके पास अब इंसॉल्वेंसी का खतरा मंडरा रहा है। तो कैश फ्लो से हम ऐसे एनालाइज करते हैं। आप समझ पा रहे होंगे ना? इन्वेस्टिंग बढ़ रहा है मतलब आप क्या कर रहे हैं? अपने अपने बेस को और रेवेन्यू जनरेशन को फ्यूचर के लिए स्ट्रॉन्ग कर रहे हो। और अगर आपका इन्वेस्टिंग का इनफ्लो आ रहा है, इसका मतलब आप अपनी एसेट्स बेच रहे हो, मतलब आप जाने वाले हो। आगे चलते हैं थोड़ा सा। इन्वेस्टमेंट इज शोन अंडर करंट एसेट्स, देन इट इज टू बी टेकन एज कैश इक्विवेलेंट। ये ध्यान रखना, इन्वेस्टमेंट अगर करंट एसेट्स के अंदर दिख रहा है तो उसे क्या मानेंगे हम? कैश इक्विवेलेंट मानेंगे। लेकिन लिखा 50% ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज व्हाट? कैश इक्विवेलेंट। तो 50% कैश इक्विवेलेंट का बाकी इन्वेस्टिंग के अंदर चला जाएगा। आई होप दिस इज ओके विद एवरीवन। चलो जी, फाइनेंसिंग पे चलते हैं। एनी एक्टिविटी विच चेंजेस द साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ डेट और इक्विटी, उसे कहते हैं हम फाइनेंसिंग। एग्जाम्पल देखिए, पढ़ते हैं। फाइनेंसिंग एक्टिविटी रिलेट्स टू long term funds or capital of an enterprise, cash proceeds from equity shares, debentures, raising long term bank loans, repayment of bank loans, ये कहलाता है। As per accounting standard 3, financing activities are those activities which change the size and composition of owner's equity यानी कि capital, including preference share in case of a company and borrowings, long term short term दोनों। उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम लोग फाइनेंसिंग कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। भाई सुनो, इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कैश, फाइनेंसिंग का इनफ्लो। अब इक्विटी शेयर का भी इनफ्लो और प्रेफरेंस का भी इनफ्लो, लेकिन रिडम्पशन ऑफ शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स का क्या कहलाएगा? आउटफ्लो कहलाएगा। इश्यू ऑफ डिवेंचर फॉर कैश क्या कहलाएगा? इनफ्लो। तो रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर क्या कहलाएगा? आउटफ्लो। इश्यू ऑफ डिवेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश क्या कहलाएगा? कुछ नहीं कहलाएगा, नो कैश फ्लो। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर बाय कन्वर्टिंग इनटू इक्विटी शेयर क्या कहलाएगा? कुछ नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि वो कैश, वो बताया था ना, वो नहीं है, कैश फ्लो नहीं है, तो कंसिडर ही नहीं करना। आगे बढ़ते हैं। Proceeds from long-term borrowings, loan taken from financial institution for long period of time, and short borrowings, bank loan, bank overdraft, cash credit, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, बैंक लोन, क्या है सारा? फाइनेंसिंग का इनफ्लो है। अगर बैंक ओवरड्राफ्ट बढ़ रहे हैं तो फाइनेंसिंग का इनफ्लो, बैंक ओवरड्राफ्ट घट रहे हैं तो फाइनेंसिंग का आउटफ्लो कहलाएगा। आज से करीब करीब 8-9 साल पहले बैंक ओवरड्राफ्ट को कैश एंड कैश इक्विवेलेंट माना जाता था, अब नहीं है। तो कभी नेट पे क्या करते हैं ना, जब आप पुराने सैंपल पेपर उठा लेते हो तो वहां ये बैंक ओवरड्राफ्ट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दिखता था। तो फिर लोग कहते हैं कि हमने तो गलत पढ़ लिया। इसीलिए नेट से ना उठाओ चीजें कभी भी। सैंपल पेपर नए वाले मार्केट में आते हैं, उन्हें खरीदिए, उनको प्रैक्टिस करना शुरू करिए। ठीक है। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, आउटफ्लो। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, आउटफ्लो। रिपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म बोरोइंग लोन, आउटफ्लो। इंटरेस्ट पेमेंट, आउटफ्लो। पेमेंट ऑफ डिविडेंड, आउटफ्लो। याद करो, इंटरेस्ट रिसिप्ट और डिविडेंड रिसिप्ट क्या कहलाती थी हमारी? फाइनेंसिंग। और सुनो, पेमेंट ऑफ डिविडेंड, ये जो पेमेंट डिविडेंड है ना, ये वाली पेमेंट ऑफ डिविडेंड, ये proposed as well as interim, ये दोनों जो है आपकी प्रपोज एज वेल एज इंटरिम
ये आपकी फाइनेंसिंग का आउटफ्लो ही है। अपने नोट्स पे लिख लीजिए, पेमेंट ऑफ डिविडेंड के ब्रैकेट में प्रोपोज्ड एज वेल एज इंटरिम, ये दोनों की दोनों क्या आपकी हैं, आउटफ्लो कहलाती हैं। ठीक है भाई, ऑनलाइन में समझ में आ रहा है कुछ इक्षिता? इज इट फाइन? इक्षिता गायब, चलो कोई बात नहीं। डिविडेंड पेड इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी फॉर ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इज दैट ओके विद एवरीवन? चाहे बैंक है, चाहे नॉन बैंकिंग कंपनी है, चाहे बिल्डर है, कोई भी अगर वो शेयर इशू करेगा तो फाइनेंसिंग। और शेयर पे क्या होगा, इंटरेस्ट पे करेगा, तो शेयर पे अगर डिविडेंड पे करेगा तो फाइनेंसिंग ही कहलाएगी, सिर्फ डिविडेंड। बैंक भी अगर डिविडेंड पे करता है तो वो क्या कहलाता है, और वो फाइनेंसिंग ही कहलाता है। इंटरेस्ट पे करना बैंक के लिए ऑपरेटिंग कहलाता है, नॉन बैंक के लिए क्या कहलाता है, फाइनेंसिंग कहलाता है। ठीक है, अच्छा। इश्यू ऑफ बोनस शेयर, बताइए इश्यू ऑफ बोनस शेयर क्या कहलाएगा? बोनस शेयर पता कैसे इशू होते हैं? सिक्योरिटीज प्रीमियम से बोनस शेयर इशू, सेक्शन 52 सब सेक्शन 2, कैश फ्लो तो हो ही नहीं, इंक्लूड ही नहीं होता। ठीक है, separate disclosure of cash flow from arising from financing activities is important because it is useful in predicting claim on future cash flows by providing of funds both capital and borrowings to the enterprise। ये एनसीईआरटी की लाइन है, ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है इसका आपको पॉइंट दे रखा है। चलिए एक मजेदार क्लासिफिकेशन देखते हैं। एंटरप्राइजेस हमारे पास फाइनेंशियल हैं और कौन से हैं, अदर हैं। भाई देखो, अगर कैश फ्लो इंटरेस्ट पेड एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड से हुआ तो फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन के लिए ऑपरेटिंग है ये, कि उनका काम ही यही है, इंटरेस्ट लेना और इंटरेस्ट देना, ऑपरेटिंग कहलाएगा, उनकी कोर एक्टिविटी है। डिविडेंड मिलना किसके लिए, बैंक के लिए क्या है, ऑपरेटिंग है, क्योंकि वो तो शेयर में पैसा लगाती है। लेकिन डिविडेंड पे करना बैंक के लिए क्या है, फाइनेंसिंग है। बैंक क्या सभी के लिए फाइनेंसिंग है? नीचे आ जाते हैं थोड़ा सा और, अदर कंपनी यानी नॉन फाइनेंशियल के लिए इंटरेस्ट पेड करना फाइनेंसिंग, इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव करना इज व्हाट, इन्वेस्टिंग, और डिविडेंड पेड करना इज व्हाट, डिविडेंड पेड करना इज व्हाट, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। देख रहे हैं, ऊपर डिविडेंड पे करना, ऊपर भी डिविडेंड पे करना, नीचे भी, दोनों कंपनियों के लिए क्या है, फाइनेंसिंग है। ठीक है, अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखने के लिए, द नेट कैश फ्लो विद इन एन एक्टिविटी ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग क्या हो सकता है, पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है। बताया था मैंने, अगर आउटफ्लो ज्यादा इनफ्लो कम तो पॉजिटिव नेगेटिव, और वाइस वर्सा। टोटल तीनों का टोटल, ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग का टोटल पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है, इसलिए कोई परेशानी नहीं है। अब मेरा क्वेश्चन आपसे है, कोई एक ऐसी एक्टिविटी बताइए जो इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग दोनों हो। आंसर मत देखना, आंसर मत देखना, कोई ऐसी एक्टिविटी जो इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक ही टाइम पे दोनों हो। हाँ, बोलो, कोई तो बोलेगा कुछ। ऑनलाइन में बताइए मुझे गुनीत, एनी वन एक्टिविटी विच इज ऑपरेटिंग सॉरी इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग साइमल्टेनियसली। ये वाइवा का क्वेश्चन होता है प्रैक्टिकल में। एक मतलब दो अलग अलग जगह, किसी के लिए इन्वेस्टिंग है, किसी के लिए अरे फाइनेंसिंग है, तुम नहीं 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 नहीं, एक सिंगल एक्टिविटी में इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। कहते हैं ना, मैं तुम्हें दिन में चांद तारे दिखा दूंगा। कैसे, चमड़ा मारता गाल पे, वो फालतू का एग्जाम्पल है। इंटरेस्ट ऑन लोन इज पेड करा तो फाइनेंसिंग, रिसीव किया तो इन्वेस्टिंग। चलो एग्जाम्पल देख लेते हैं। आपने कोई मशीनरी खरीदी इंस्टॉलमेंट पर, मतलब आपने मशीनरी में कुछ पैसा दे दिया, बाकी लोन करवा दिया। और लोन की एक ईएमआई जाती है। ईएमआई में दो कंपोनेंट होते हैं, एक प्रिंसिपल और एक इंटरेस्ट। प्रिंसिपल आप पे करेंगे, जैसे आपने गाड़ी खरीद ली मान लो कोई, तो गाड़ी की ईएमआई जाती है, उसमें प्रिंसिपल होता है, इंटरेस्ट होता है। गाड़ी का जो प्रिंसिपल अमाउंट है उससे आप मालिक बनते जाएंगे, इन्वेस्टिंग है। और इंटरेस्ट अमाउंट क्या है, लोन का पैसा चुक रहा है, फाइनेंसिंग है। देखो एग्जाम्पल नीचे लिखा हुआ है, कैश, देखो ये लिखा है, फॉर एग्जाम्पल इफ एन एसेट हैज बीन परचेज ऑन हायर परचेज, हायर परचेज मतलब इंस्टॉलमेंट में होता है, हायर परचेज मतलब ऑन इंस्टॉलमेंट्स। ठीक है, इंस्टॉलमेंट में पैसा जाता है जो, ये थोड़ा सेटिंग बिगड़ गई है इसकी। इंस्टॉलमेंट में जो पैसा जाता है वो पैसा जो होता है आपका क्या कहलाता है,
चलो इसको ठीक कर लेंगे यार, कोई बात नहीं। वो जो आप ईएमआई पे करते हैं इंस्टॉलमेंट, उसमें प्रिंसिपल भी जुड़ता है और इंटरेस्ट भी जुड़ता है। प्रिंसिपल पेमेंट क्या कहलाएगी आपकी? प्रिंसिपल इन्वेस्टिंग कहलाएगी, और इंटरेस्ट की पेमेंट क्या कहलाएगी? फाइनेंसिंग। इंटरेस्ट, अच्छा सुनो, एक क्वेश्चन आता है एक बार बोर्ड के एग्जाम में कंपार्टमेंट में, व्हेन कैन इंटरेस्ट रिसीव्ड बी अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी? इंटरेस्ट रिसीव्ड इन्वेस्टिंग होती है और ऑपरेटिंग होती है। बैंक के लिए इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑपरेटिंग, अदर कंपनी के लिए इंटरेस्ट रिसीव्ड इज व्हाट? इन्वेस्टिंग। ये फाइनेंसिंग कब होती है? नीचे एग्जाम्पल में लिख रखा है, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर, कॉल्स इन अरियर क्या होते हैं? शेयर। शेयर क्या होता है? फाइनेंसिंग। उस पर इंटरेस्ट क्या होगा? फाइनेंसिंग। इंटरेस्ट इन कॉल्स इन अरियर इज व्हाट? फाइनेंसिंग। और सुनो, इश्यू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, ये कैश फ्लो नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि मूवमेंट हो ही नहीं रही है, मूवमेंट हो ही नहीं रही है। ठीक है जी, ध्यान रखिएगा। चलिए, अब ये क्वेश्चन पूछता है कि व्हाई इट इज नेसेसरी फॉर अकाउंटिंग एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, क्यों जरूरी है? तो ये, इस क्लासिफिकेशन से हमें पता चलता है कि हमारी एक्टिविटी का क्या इंपैक्ट है। ऑपरेटिंग स्ट्रांग है, इन्वेस्टिंग स्ट्रांग है, फाइनेंसिंग स्ट्रांग है। क्या कौन कौन सी कंपनी एग्जाम्प्ट होती है बनाने के लिए? 1% कंपनी को नहीं बनाना। स्मॉल कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 50 लाख रुपया, या जिसका जिसकी और मे बी प्रेस्क्राइब्ड विच शैल नॉट बी मोर देन 5 करोड़, या मैक्सिमम टर्नओवर 2 करोड़, या जिसका 20 करोड़ से ज्यादा का, मतलब बेसिकली क्या है कि ये सब क्लासिफिकेशन दे रहे हैं जिनके लिए क्या है कि आपका कंपलसरी नहीं है कैश फ्लो बनाना। एक डोरमेंट कंपनी के लिए कंपलसरी नहीं है कैश फ्लो बनाना। लेकिन अगर मैं बोल रहा हूँ, कैन अ पार्टनरशिप फर्म प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट? यस। रोक थोड़ी लगी है। पार्टनरशिप बना सकती है, कंपनी बना सकती है, सोल प्रोप्राइटर कैश फ्लो बना सकता है अपना, रोक थोड़ी लगी है किसी पे। कंपलसरी नहीं है। इज इट कंपलसरी फॉर अ पार्टनरशिप फर्म टू प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट? नो। इज इट कंपलसरी फॉर ईच एंड एवरी कंपनी टू प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट? नो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इनके अलावा बाकियों के लिए कंपलसरी है। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा है। आई होप सभी के पास ये नोट्स होगा। आपको क्या करना है, अपनी अपनी पेंसिल निकाल लेनी है, और अगर ऑपरेटिंग है इनफ्लो तो ओ प्लस करना है, इन्वेस्टिंग इनफ्लो है तो आई प्लस करना है, फाइनेंसिंग इनफ्लो है तो प्लस, और अगर आउटफ्लो है तो माइनस करना है। ठीक है, ये आपके सामने है क्वेश्चन। शुरू हो जाओ, करिए ऑनलाइन में सभी लोग। है ताहिर क्वेश्चन तुम्हारे पास? तब तुम पड़ोसी से देख लो, क्योंकि मैं स्क्रीन शेयर हटा रहा हूँ। अच्छा, पीडीएफ है, दैट गुड। चलिए शुरू हो जाइए, करिए। चलिए भाई, मुझे लगता है आप लोगों ने कर लिया होगा। लेट अस डिस्कस इट नाउ। सबने कर लिया? देखो, यही तो करना था। उधर से पुरवानी जी, आपने इधर पढ़, बताओ उसका करा? सारे कर लिए सिया? गहर, मेरा डियर रघुपति, कर लिया? चलो ठीक है। देखिए, मैच करते चलिए। कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स, ऑपरेटिंग का इनफ्लो। कैश पेड टू क्रेडिटर, ऑपरेटिंग आउटफ्लो। कैश पेड टू एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग आउटफ्लो। डिबेंचर इशूड फॉर कैश, फाइनेंसिंग का इनफ्लो। लोन फ्रॉम आईडीबीआई, फाइनेंसिंग का इनफ्लो। कैश सेल्स, ऑपरेटिंग का इनफ्लो। डिविडेंड पेड, फाइनेंसिंग का आउटफ्लो। इंटरेस्ट रिसीव्ड, इन्वेस्टिंग का इनफ्लो। डिविडेंड रिसीव्ड, इन्वेस्टिंग का इनफ्लो। इंटरेस्ट पेड, फाइनेंसिंग का इनफ्लो आउटफ्लो। रिपेमेंट, फाइनेंसिंग का आउटफ्लो। परचेज ऑफ शेयर्स ऑफ एप्टेक लिमिटेड, इन्वेस्टिंग का आउटफ्लो। सेल ऑफ बिल्डिंग, इन्वेस्टिंग का इनफ्लो। परचेज ऑफ फर्नीचर, इन्वेस्टिंग का आउटफ्लो। इश्यू प्रेफरेंस शेयर्स, फाइनेंसिंग का इनफ्लो। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, फाइनेंसिंग का आउटफ्लो। इंटरम डिविडेंड, फाइनेंसिंग का आउटफ्लो। कैश रिसीव्ड्स ऑफ इंश्योरेंस क्लेम, प्रॉपर्टी इन्वॉल्व इन एक्सीडेंट, इन्वेस्टिंग का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लिखो। क्या लिखोगे? इन्वेस्टिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, इसीलिए इसे लाल रंग से लिखा हुआ है तो ये क्या इन्वेस्टिंग का इनफ्लो है, लेकिन ब्रैकेट में करना है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। अभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या होते हैं वो भी पढ़ेंगे। कैश पेमेंट ऑफ टैक्सेस, ऑपरेटिंग का आउटफ्लो। रिफंड ऑफ टैक्सेस, ऑपरेटिंग का इनफ्लो। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ऑपरेटिंग का इनफ्लो। पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम क्या है आपका? ऑपरेटिंग का आउटफ्लो। कैश पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग का आउटफ्लो। पेमेंट मेड, अच्छा, बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स, फाइनेंसिंग का आउटफ्लो, ब्रैकेट में करना है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ठीक है जी, इसे निशान लगाया। पेमेंट मेड टू एक्वायर पेटेंट, कॉपीराइट, ये क्या है? इन्वेस्टिंग का आउटफ्लो। कैश पेमेंट, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ये क्या? ऑपरेटिंग का आउटफ्लो। ठीक है जी। अब जरा ध्यान से देखिएगा, कितने लोगों के सारे ठीक थे, जरा बताओ। सारे करेक्ट? सारे ठीक थे सबके?
कहाँ गलत था? सर हाँ। सर 24th का क्या होगा, किसका बेटा, बायबैक ऑफ किसका इक्विटी किसका? शेयर्स? बायबैक है फाइनेंसिंग का बायबैक। आउटफ्लो। फाइनेंसिंग का आउटफ्लो ब्रैकेट में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। फाइनेंसिंग का आउटफ्लो ओके है, सर। ब्रैकेट में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। सर और 25th? 25th जो है वो पेमेंट, ये इन्वेस्टिंग का आउटफ्लो। ओके सर। किस किस में गलती हुई थी? दूसरे में, दो तीन में, बाकी इधर से कितने में गलत? सारे ठीक थे। चार में इधर सिया का सारे अच्छा, ठीक थे पीछे दोनों सबका। ऑपरेटिंग आउटफ्लो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के हिसाब से कैश फ्लो स्टेटमेंट जो होता है वो बेसिकली डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो मेथड से बनता है। डायरेक्ट मेथड जो है भैया वो सिलेबस का पार्ट नहीं है, इनडायरेक्ट मेथड आपके सिलेबस का पार्ट है। और इनडायरेक्ट मेथड में हम क्या करते हैं, जो नॉन कैश नेचर की या नॉन ऑपरेटिंग नेचर की एक्टिविटीज होती हैं, जैसे लिखा ना, उन किसको एडजस्ट करते हैं? नॉन कैश नेचर की एक्टिविटीज को। और डेफरल फ्यूचर पेमेंट फॉरवर्ड, मतलब जैसे एनी डेफरल ऑफ एक्रूवल और पास फ्यूचर ऑपरेटिंग कैश रिसिप्ट्स, आइटम्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस एसोसिएटेड विद इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग कैश फ्लोज, इनको हम एडजस्ट करते हैं। तो इनडायरेक्ट मेथड से हमें क्या करना है, कैश फ्लो स्टेटमेंट की कैलकुलेशन करनी है, सिर्फ ऑपरेटिंग में। इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग में कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं होता है, सिंपल चलता है वहां पर, ठीक है। और एक चीज का ध्यान रखना है आपने, ये सब जो चीजें मैं आपके सामने लिख रहा हूँ ना, ये सब एनसीईआरटी का उठाया हुआ पार्ट है यहाँ पर। इट इज इंपॉर्टेंट टू मेंशन दैट अंडर इनडायरेक्ट मेथड द स्टार्टिंग पॉइंट इज नेट प्रॉफिट और लॉस, ठीक है, बिफोर टैक्सेशन एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, ये आपको कैलकुलेट करना होता है। एंड दिस इज द अमाउंट, दिस अमाउंट फॉर नॉन कैश आइटम, मतलब फिर ये आपको जो बता रहे हैं, ये प्रोसेस बता रहे हैं कि कैसे आपको करना है, बट दैट इज नॉट दैट मच रेलिवेंट। आगे चलते हैं थोड़ा सा, आपको एक चीज और दिखा रहे हैं यहाँ पर। ये आपके सामने एक फॉर्मेट दिख रहा है, स्क्रीन पर दिख रहा होगा सबको, और आपके पास वहां भी दिख रहा होगा, ये फॉर्मेट दिख रहा है आपको ऑपरेटिंग का। तो सबसे पहले ऊपर ऑपरेटिंग का फॉर्मेट, फिर नीचे इन्वेस्टिंग का, फिर फाइनेंसिंग का, तीनों का टोटल करके फिर हम क्या करते थे, याद है? इंक्रीज डिक्रीज निकल कर उसको ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट से जोड़कर किसके बराबर बना लेते थे? क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के बराबर बना लेते थे। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, ये वर्किंग नोट में आपको कैलकुलेट करना है। नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग पेमेंट आप जोड़ते हैं। नॉन कैश नॉन, इनका मैं रीजन बताऊंगा आपको, रटना नहीं है। हो सकता है कि आपको आपके टीचर्स ने बोला कि बेटा इन्हें याद कर लो फॉर्म, मैं बोलूंगा याद नहीं करना। मैं आपको दिखाऊंगा, याद करने की जरूरत नहीं है इसको कुछ भी। देयर इज अ लॉजिकल सीक्वेंस फॉर दिस, वो बताऊंगा आपको। Depreciation, interest on borrowing, preliminary expenses, underwriting commission, discount issue of debentures, only if written off out of current year's statement of profit and loss. Goodwill, patent, trademark, copyright amortized, loss on sale of machinery, land, building, investment, premium payable on redemption of preference shares or debentures. याद करो, डिवेंचर के चैप्टर में बोला था प्रीमियम ऑन पे रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, मैंने कहा इसका ट्रीटमेंट कैश फ्लो में आएगा। वो नोट, जो जो नोट लिखा ना पेज नंबर 4 पर, ये देखो आगे चल के देखेंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट नोट, ये वाला पेज नंबर 4 पर। इसको मैं बाद में बताऊंगा, पहले पहले फॉर्मेट देख लेते हैं सारा क्या है। इसके बाद आप आते हैं नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग पे रिसिप्ट्स में। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिबेंचर एंड इन्वेस्टमेंट, इन्हें नॉन ऑपरेटिंग क्यों बोल रहे हैं हम? क्योंकि इन्वेस्टिंग से रिलेटेड है। ऐसे ही डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इक्विटी प्रेफरेंस शेयर्स में, इसे हम नॉन ऑपरेटिंग क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर से रिलेटेड है। रेंटल इनकम हमारे लिए क्या है? इन्वेस्टिंग की होती है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी वगैरह, ये हमारे लिए क्या होता है? ये भी हमारे लिए क्या होता है? नॉन ऑपरेटिंग होती है। फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, वर्किंग कैपिटल के दो कंपोनेंट होते हैं भाई, एक करंट असेट्स और एक क्या होती है? करंट लायबिलिटी। तो करंट असेट्स जो आपके पास है वो अगर डिक्रीज हो जाए तो उसे जोड़ते हैं, और करंट लायबिलिटी अगर इंक्रीज हो जाए तो उसे प्लस करते हैं। इसका रीजन बताऊंगा क्यों करते हैं, पहले फ्लो देख लीजिए क्या है। डिक्रीज इन स्टॉक, डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड कमीशन, क्रेडिटर फॉर गुड्स आउटस्टैंडिंग, कमीशन रिसीव्ड, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ये सारी सारी कैटेगरीज हैं। और यहाँ नीचे वो भी है, स्टॉक, डेटर्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड कमीशन, क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग, कमीशन रिसीव्ड एडवांस, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, डिस्काउंट। इसके बाद जब आप कर लेते हैं सब, इन सबको टोटल करके आपके पास आता है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। उसमें माइनस करते हैं इनकम टैक्स रिफंड एडजस्ट करने के बाद, फिर आता है आपके पास क्या? कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। उसमें से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लस माइनस करते हैं, आता जाता है कैश फ्लो पॉजिटिव हुआ, और कैश यूज अगर क्या हुआ? नेगेटिव हुआ, और कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आ जाता है। नीचे लिखा है नेट ऑफ रिफंड का मतलब क्या है? डिडक्ट टैक्स पेड इन द करंट ईयर, प्रोविजन फॉर टैक्स इन द प्रीवियस ईयर, एंड ऐड रिफंड ऑफ टैक्स इन इट। ये मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझाऊंगा, ठीक है। और यहाँ देखो मैंने बोला था ना वर्किंग नोट,
लिखा ना, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम टू बी कैलकुलेटेड इन वर्किंग नोट, ये वर्किंग नोट है। नेट प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस लेके चलते हैं आप, उसके अंदर प्रपोज डिविडेंड जोड़ते हैं, उसके अंदर इंटरम डिविडेंड जोड़ते हैं, ट्रांसफर टू रिजर्व करते हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स को जोड़ते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को अगर वो डेबिटेड था प्रॉफिट लॉस में तो उसे प्लस करते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम अगर क्रेडिटेड था स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस उसको माइनस करते हैं, रिफंड ऑफ टैक्स को क्या करते हैं, माइनस करते हैं, और आपके पास आता है नेट प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, ऐसा आ जाता है। ठीक है, इसका मैं एक लॉजिकल सीक्वेंस आपको बताऊंगा, अभी बताऊंगा या अगली क्लास में बताऊंगा, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता था सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेट क्या होता है। बिलीव मी, आपको कुछ रटना नहीं पड़ेगा, हम 2-3 क्वेश्चन करेंगे और आपके हाथ क्या चलेंगे, मैकेनिकली चलेंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्वेश्चन करने का सिस्टमेटाइज तरीका, कुछ नहीं सोचना, वो दिखाऊंगा मैं आपको, लेकिन अभी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा पढ़ते हैं जरा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स क्या होते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, भाई सुनो, अभी हिमाचल में इलेक्शन हुए और गुजरात में इलेक्शन होंगे और दिल्ली में एमसीडी में भी इलेक्शन होंगे, तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि मान लो आप में से किसी ने, मान लो कनिष्क, कनिष्क तो वैसे कहता है, कनिष्क तो लेता है लेकिन ये देने की बात कर रहा है अभी, कनिष्क ने आम आदमी, कनिष्क की फर्म ने आम आदमी पार्टी को 1 करोड़ रुपए का चंदा डोनेशन दे दिया, और इसकी फर्म चलती है एक बड़ी सी जिसका 100 करोड़ का टर्नओवर है। बताइए, ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग क्या है? फाइनेंसिंग मतलब आम आदमी पार्टी को ने इससे लोन लिया, नहीं, इन्वेस्टिंग, केजरीवाल तुम्हारे हो गए अब, अरे रुक जा भाई, केजरीवाल तुम्हारे हो गए अब, हाँ, हाँ, कुछ नहीं होगा, पैसा तो गया, आउटफ्लो तो हुआ 1 करोड़ रुपए का, तुम पढ़ चुके हो बेटा इसलिए बोल रहे हो तुम, डिस्कस हुआ था ये कहलाएगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑफ ऑपरेटिंग। इन्वेस्टिंग है नहीं क्योंकि एक्विजिशन डिस्पोजल ऑफ एसेट्स नहीं है, फाइनेंसिंग है नहीं क्योंकि डेट इक्विटी का प्रोपोर्शन नहीं बदल रहा, ना लॉन्ग टर्म ना शॉर्ट टर्म, तो बचा क्या, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑपरेटिंग कहलाता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑपरेटिंग कहलाता है। ठीक है, और देखते हैं आगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम क्या होते हैं? These are income or expenses that arises from transactions. Those are distinct from ordinary activities of the business, which are material, not expected to reoccur frequently or regularly. बार बार थोड़ी पार्टी को चंदा दोगे आप। These items are classified under operating, investing and financing activities and disclosed separately in cash flow. क्योंकि ये बहुत अलग होते हैं और आपका मेजर फ्लो जा रहा होता है, तो इनको आप ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग में अलग से दिखाते हैं, अलग करके दिखाएंगे बिल्कुल। देखिए कैसे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, पेमेंट टू एम्प्लॉयज अंडर वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम, बार बार थोड़ी वॉलेंट्री रिटायरमेंट को लेगा, उसकी पेमेंट क्या कहलाएगी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहलाएगी। ठीक है, इसी तरह से ये क्या है, ये नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में ये डिस्टिंक्ट है, मटेरियल नॉट एक्सपेक्टेड टू रिकर फ्रीक्वेंटली है। इसी तरह से आपकी मान लो क्या थी, सेक्टर 18 में ताहिर एंटरप्राइजेस के नाम से एक बिल्डिंग थी 4-5 मंजिला, बेसमेंट में आपने सामान डिस्प्ले कर रखा था, ग्राउंड फ्लोर पे ऑफिस था, और ऊपर की 3 मंजिल में भी क्या लगा हुआ था, सामान लगा हुआ था इलेक्ट्रिकल आइटम्स का। अनफॉर्चुनेटली रात को अर्थक्वेक आकर पूरी बिल्डिंग कोलैप्स हो गई, दो नुकसान हुए, एक गुड्स का और एक बिल्डिंग का। इंश्योर्ड थी, इंश्योरेंस क्लेम मिल गया गुड्स का तो क्या कहलाएगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑफ ऑपरेटिंग, और इंश्योरेंस क्लेम मिल गया बिल्डिंग का तो क्या कहलाएगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑफ इन्वेस्टिंग। समझ रहे, ऐसा करके। तो इंश्योरेंस क्लेम ऑफ कंपनी ऑन डिस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, ऐसे ही बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स, पैसा खर्च होता है ना, पर बायबैक रोज थोड़ी होता है, ये फाइनेंसिंग का क्या है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फाइनेंसिंग। किसी पॉलिटिकल पार्टी को चंदा दे देना क्या है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑफ ऑपरेटिंग। ठीक है, ऐसा, किसी एम्प्लॉय का हाथ कटा, पैर कटा, मुंडी कटी, कंपनसेशन दिया, क्या कहलाता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑफ ऑपरेटिंग, ऐसा कहलाता है। समझ में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या होता है, इसे कैसे ट्रीट करते हैं? अगर आपने पेमेंट करी थी तो पहले उसे ऊपर, ऊपर का मतलब नेट प्रॉफिट बिफोर में क्या करेंगे, प्लस करेंगे और सबसे नीचे माइनस करेंगे, और अगर आपने रिसिप्ट करा था तो पहले ऊपर माइनस करेंगे फिर नीचे प्लस करेंगे। प्लस माइनस का चक्कर में समझाऊंगा आपको लॉजिक के साथ, अभी तो खैर कुछ नहीं है, थोड़ा और आगे चलते हैं। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कुछ नहीं करना आपको, प्लस या माइनस करना है। फ्लो अगर हुआ तो प्लस, सेल ऑफ मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फिक्सचर, फर्नीचर, फिक्सर्स, इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को छोड़कर, और सेल ऑफ पेटेंट, कॉपीराइट, गुडविल, ट्रेडमार्क, ये प्लस हो जाएगा। ऐसे ही डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर्स, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिवेंचर्स, रेंट रिसीव्ड ऑन प्रॉपर्टी, ये सब भी क्या इनफ्लो है, प्लस करेंगे इसको। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड ऑन लॉस ऑन एसेट्स, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम बोल के ऐसे ऐड करेंगे इसको, अभी बताया था। इंश्योरेंस क्लेम मिलना भी तो ऐड होगा यहाँ पर। ठीक है, अगर ये यहाँ ऐड हुआ तो ऊपर माइनस हुआ होगा, वो हम जब हम पढ़ेंगे उसको तब बताऊंगा मैं आपको। ऐसे ही
purchase of machinery, purchase of land and building, purchase of furniture fixtures, purchase of non-current investments, purchase of goodwill, trademark, copyright, repayment of loan and advances, and capital gain tax. टैक्स की पेमेंट मैंने बताया था ना कि इन्वेस्टिंग भी होती है, तो कैपिटल गेन टैक्स अगर आप पे करेंगे तो वो भी यहाँ दिखेगा। प्लस अगर टोटल है और माइनस कम है तो क्या होगा, इनफ्लो, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग, और अगर उल्टा हो गया तो क्या बोलेंगे, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग। थोड़ा और नीचे चलते हैं। स्टेटमेंट शोइंग cash flow from financing activities, issue of shares, issue of preference shares, long term borrowing, debenture loan, increase in bank overdraft, cash credit, प्लस होगा डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, शेयर नहीं, जैसे मान लो आपके शेयर 1 लाख रुपए के, डिबेंचर 1 लाख के इशू हुए और डिस्काउंट 20,000 रुपए का था, तो 80,000 दिखाएंगे आप। आपके शेयर 1 लाख रुपए के थे, प्रीमियम 20,000 का हुआ, तो क्या करेंगे, प्लस करके दिखाएंगे 1,20,000, ऐसा करके दिखाते हैं। ऐसी रिपेमेंट है, रिडम्पशन, repayment of debenture, repayment, redemption of preference shares, repayment of long term borrowings, ऐसे डिविडेंड इंटरिम एज वेल एज फाइनल सब माइनस करके दिखाते हैं। इंटरिम डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर, फाइनल डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर, इंटरेस्ट पेड ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ये भी माइनस होगा। पेमेंट ऑफ शेयर इशू एक्सपेंसेस और अंडरराइटिंग एक्सपेंसेस, ये भी माइनस होगा। बायबैक ऑफ शेयर बताया था एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, भी माइनस होगा। और डिविडेंड टैक्स, ये क्या होता है, टैक्स की पेमेंट अगर फाइनेंसिंग हुई तो ये भी माइनस होगा। इसका टोटल क्या कहलाता है आपका, पॉजिटिव हुआ तो क्या कहलाएगा, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग, और नेगेटिव हुआ तो क्या कहलाएगा, कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है। और ये पेज नंबर 4 पे प्रीमियम और रिडम्पशन है, ये मैं थोड़ा बाद में डिस्कस करूंगा, अभी डिस्कस इसका नहीं करके चलूंगा। ठीक है, चलिए थोड़ा आगे चलते हैं जरा। ये ट्रीटमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन आपको पढ़ना है। याद है बचपन में मैं बताया था आपको, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 12th के लिए जरूरी है। आज वो दिन आ गया जब वो 12th के लिए जरूरी था। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, कौन डीपीएस वाले बोले थे ना हमारे सिलेबस में नहीं है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन था तुम्हारे सिलेबस में, कुछ के सिलेबस में नहीं था शायद, 11th क्लास में नहीं था ना, नहीं था ना। हाँ, आज आ गया टाइम, वो इतने सालों से मैं इंतजार कर रहा था, आ गया। थोड़ा आगे चलते हैं, देखिए ये हम ट्रीटमेंट ऑफ टैक्स पढ़ेंगे, ट्रीटमेंट ऑफ डिविडेंड पढ़ेंगे, ये सब पढ़ेंगे आगे चल के, छोटे मोटे ट्रीटमेंट और पढ़ेंगे। सबसे लास्ट में आ जाइए, आप लोगों के लिए छोटी सी एक्सरसाइज और है, मोर फॉर रिविजन। क्लासिफाई द फॉलोइंग एक्टिविटीज एज एन ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अगर मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज है और क्या है अगर फाइनेंशियल एंटरप्राइज है, दिख रहा है आपको सबसे लास्ट पेज पर, यानी सीधे दिख रहा है भाई, सुन लो। purchase of investment, sale of investments, purchase of brokerage paid on sale and purchase of investment, interest received on debenture held in investment, dividend received on share held in investment, loan and advances made to third parties, receipts and repayment of loan and advances to third parties, receipts of interest and loan and advances made to third parties। ये सारी की सारी चीजें अगर आपकी क्या है, मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेज है तो कहलाएंगी इन्वेस्टिंग, और अगर आपका फाइनेंशियल एंटरप्राइजेज हो तो क्या कहलाएगा, ऑपरेटिंग। एवरीबडी इज ओके विद दिस। फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल हमें देख के चलना है। ठीक है, थोड़ा और नीचे चलते हैं। क्लासिफाई द फॉलोइंग एक्टिविटीज इनटू ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और इन केस ऑफ रियल एस्टेट। लैंड खरीदना, बिल्डिंग खरीदना, सेल ऑफ लैंड, सेल ऑफ बिल्डिंग, ब्रोकरेज पेड ऑन परचेज ऑफ सेल एंड बिल्डिंग, रेंट रिसीव्ड ऑन फ्रॉम बिल्डिंग, पेमेंट ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ अ बिल्डिंग। अगर मैन्युफैक्चरिंग है तो क्या कहलाएगा, इन्वेस्टिंग। लेकिन अगर ये रियल एस्टेट है तो क्या कहलाएगा, ऑपरेटिंग। समझ रहे हैं बात को, ध्यान से देखना इसको। ठीक है, दिस इज फाइन। अच्छा जी कहते हैं कोई एक ऐसी एक्टिविटी बताओ जो ऑपरेटिंग हो सभी एंटरप्राइजेस के लिए, परचेज पेमेंट मेड टू एम्प्लॉय सभी के लिए ऑपरेटिंग है, चाहे बैंक है चाहे फाइनेंस है चाहे सभी के लिए। ऐसी एक्टिविटी विच इज इन्वेस्टिंग फॉर ऑल एंटरप्राइजेस, परचेज ऑफ क्या, गुडविल, सभी के लिए क्या है वो, गुडविल सभी के लिए इन्वेस्टिंग है। रियल एस्टेट के लिए भी गुडविल क्या है, इन्वेस्टिंग ही है। कोई बोलेगा जी एसेट्स खरीदना, कोई बोलेगा बिल्डिंग खरीदना, लैंड खरीदना, बिल्डिंग खरीदना लैंड खरीदना किसके लिए, रियल एस्टेट के लिए क्या है, ऑपरेटिंग है, वो उसकी कमोडिटी होती है, उसमें वो डील करता है। ऐसे ही चलते नीचे। गिव एन एग्जांपल ऑफ एक्टिविटी व्हिच इज क्लासिफाइड फाइनेंसिंग फॉर ऑल द एंटरप्राइजेस, डिविडेंड की पेमेंट। गिव एन एक्टिविटी, टू एग्जांपल ऑफ एक्टिविटी व्हिच इज क्लासिफाइड ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इन केस ऑफ वन एंटरप्राइज, इन्वेस्टिंग फॉर अदर एंटरप्राइजेस। परचेज ऑफ सेल ऑफ शेयर इन द कंपनी, रिसिप्ट्स ऑफ डिविडेंड ऑन द शेयर ऑफ कंपनी। मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस के लिए इंटरेस्ट इन्वेस्टिंग है, लेकिन फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस के लिए क्या है, ये ऑपरेटिंग है। ये है नीचे नीचे वाले को आपको क्लासिफाई करना है किसमें, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग और कैश इक्विवेलेंट में। ठीक है, ये आप खुद करेंगे क्योंकि इसके सॉल्यूशन मैंने यहाँ पर डाले हुए हैं, इसका सॉल्यूशन डाल रखा है, आप पहले घर में खुद करेंगे इसको, आप देख रहे होंगे इसको यहाँ पर
ये रहा, इसका सोल्यूशन यहाँ पर डाले हुए देखो, ये आपकी करने के लिए एक्सरसाइज है, बिल्कुल आंसर देख के मत करना, इसे खुद करेंगे, ठीक है। थोड़ा नीचे, आइडेंटिफाई फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस एज क्लासिफाइड शोन ऑपरेटिंग एक्टिविटी बाय फाइनेंशियल, इनमें से कौन सी एक्टिविटीज ऐसी हैं जो फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस के लिए ऑपरेटिंग होंगी? पेड सैलरी एंड वेजेस बताइए, ऑपरेटिंग होगा नहीं होगा बताइए। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन, ये होगा, बोलो। अरे इंटरेस्ट लेना देना बैंक के लिए तो क्या होता है, फाइनेंसिंग ही तो होता है या नहीं होता? सॉरी, ऑपरेटिंग नहीं होता उनके लिए। नीचे, इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन, परचेज ऑफ शेयर फॉर ट्रेडिंग, ये, और परचेज ऑफ शेयर ऑफ इन्वेस्टमेंट, परचेज ऑफ शेयर ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर। ये सोचो जरा, बैंक क्या कस्टमर के बिहाफ पे शेयर खरीद रहा है, ये क्या होगा बताओ? बैंक के लिए ऑपरेटिंग है ये? ठीक है, बताइए। भाई परचेज ऑफ शेयर एज एन इन्वेस्टमेंट, साफ साफ लिखा है इन्वेस्टमेंट है, ट्रेडिंग के लिए थोड़ी बोला है। तो क्या कहलाएगा आपके लिए? इन्वेस्टिंग की कहलाएगा। और सुनो, अगर शेयर ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर खरीदते हैं तो आपने थोड़ी खरीदे, वो तो आपके लिए क्या है बताइए, कौन सी एक्टिविटी है ये? इट इज नॉट एन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, वो थोड़ा सा इसमें करेक्शन कर लीजिए, इट इज नॉट एन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इट इज नॉट एन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। हमसे ऑपरेटिंग एक्टिविटी पूछ रहे हैं ना। अरे मैं अगर अपने कस्टमर के लिए शेयर खरीद रहा हूँ तो हमारे कैश फ्लो में थोड़ी जाएगा वो, हमने खरीदा, कस्टमर ने पैसा दे दिया, हमारा तो कुछ हुआ ही नहीं। हाँ, उस पर अगर ब्रोकरेज हमने ले ली, हमने उस पर ब्रोकरेज ले ली, बैंक ब्रोकरेज लेता है ना कस्टमर से, वो आपकी ऑपरेटिंग कहलाएगी। इश्यू ऑफ डिवेंचर्स क्या कहलाएगा आपके लिए? लेकिन परचेज ऑफ डिवेंचर क्या कहलाएगा? इन्वेस्टिंग कहलाएगा, ठीक है, या ऑपरेटिंग कहलाएगा? सोचो, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा दिखेगा, अभी दिखेगा आपको। नॉन फाइनेंस कंपनी बाय फाइनेंस कंपनी के लिए, कैश प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, कैश पेड परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, रिपेमेंट ऑफ लोन टेकन, डिवेंचर परचेज, लोन एडवांस, परचेज ऑफ पेटेंट्स। देखिए ध्यान से, नॉन फाइनेंस कंपनी के लिए कैश प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, डिवेंचर परचेज, लोन एडवांस, परचेज ऑफ पेटेंट्स, ये सब क्या है? ऑपरेटिंग, ये सब क्या है? इन्वेस्टिंग है। और नीचे, नीचे वाली दूसरी एक्टिविटीज, कैश प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड परचेज ऑफ पेटेंट्स, ये किसके लिए है? किसके लिए? नॉन फाइनेंस के लिए क्या है? इन्वेस्टिंग है, बाकी सब उसके लिए ऑपरेटिंग है। अगर वो डिवेंचर परचेज कर रहा है ना बैंक, तो उसके लिए ऑपरेटिंग कहलाता है वो, ठीक है जी। तो यहां पर हमारा क्या हुआ, ये थ्योरेटिकल चीजें आइडेंटिफाई करना वरना ये सब खत्म हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्लास से हम क्या करेंगे, इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। आई विल टेक वन क्वेश्चन फुल फ्लेज, ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग बनाना विदाउट एडजस्टमेंट, थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे, और उसके बाद विद एडजस्टमेंट के क्वेश्चन लेके चलेंगे। तो अ, फिर हम इसको यहीं पर वाइंड अप करते हैं। और अगर आप थोड़ा सा कष्ट दें शरीर को, तो मैं अगली क्लास 2 घंटे की कर लूँ, सैटरडे है, कर लें? थोड़ा सिलेबस खींचेगा यार, सैटरडे को तो कर सकते हैं ना, ट्यूसडे थर्सडे वाली नहीं करूंगा, सैटरडे वाली कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो मुझे रिमाइंड करा देना कोई बच्चा, पता चला मैं भूल जाऊं, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, हमने थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स देखे इसके, और अब हम इसको करते हैं बंद। दैट्स ऑल फॉर टुडे।